में और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है सेकंड एपिसोड एक पॉडकास्ट का। कौन सा टाइटल बताएंगे मौसम? टाइटल है आज सबकी आंखें खुल जाएंगी। अवध ऊजा सर का ये पॉडकास्ट था, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो तो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जो भी आपने अब तक कहा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप एकदम बेसिक लेवल पर आकर समझा रहे हो। किसी 22 ईयर ओल्ड, किसी 18 ईयर ओल्ड ने अगर ये पॉडकास्ट सुन लिया तो उन्हें समझ आएगा कि अच्छा ओके, मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना। आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से समझा दिया। मैं उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा। तो जब मैं 22 साल का था, मुझे पता था कि हाँ खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैंने यूट्यूब की शुरुआत करी उसी लॉजिक के साथ कि मेरे पास एक फ़ोन है, एक नीले कलर की चद्दर है, वो मैं पीछे डाल दूंगा और वीडियोस बनाने लगूंगा। ऐसे मेरी यूट्यूब करियर की शुरुआत हुई। फिर आगे जाते जाते मुझे ये पता चला कि अमेरिकन्स एट स्केल थिंकिंग को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज़ स्टार्ट करी फिर ये सोचते हैं कि इसे सबसे ज़्यादा बड़ा कैसे कर सकते। और वो मेंटालिटी मिसिंग थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी और हमारे मेंटालिटी में भी, और वो मुझे खुद अमेरिका से सीखनी पड़ी। आई फील कि ये एट स्केल थिंकिंग एक मिसिंग लिंक है इंडिया में। Exactly. दूसरी चीज़ और भी जब आगे गए, जब थोड़ी स्केलिंग हो गई, चीज़ों को थोड़ा बड़ा बनाया, फिर मुझे पता चला कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है लोगों को मैनेज करने के लिए। वो भी मुझे खुद को बढ़ाना पड़ा। और इमोशनल इंटेलिजेंस आई फील टू सम एक्सटेंट अब थोड़ा बहुत बिग बॉस से, फिल्मों से सीख सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मेनली आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने की ज़रूरत है। दूसरों के दिमाग कैसे चलते हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख ले। और अगर क्रिएटिविटी की बात आई, आई स्ट्रांगली फील हमें दूसरे देशों का कंटेंट देखना चाहिए। भारत में हम सिर्फ भारतीय कंटेंट देखते हैं, पर ये भी जानना चाहिए कि जर्मनी में कैसा कंटेंट चल रहा है, अमेरिका में कैसा कंटेंट चल रहा है। मिस्टर बीस्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर, वो कैसे सोच रहे, वो कल्चर जस्ट है। आई फील कि क्रिएटिविटी भारतीय बच्चे सीख लेंगे, डिज़ाइन सीख लेंगे इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल से। इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर मुझे थोड़ा डर होता है। आई डोंट नो अगर हर कोई सीखे, स्पेशली मर्द शायद इमोशनल इंटेलिजेंस सीखेंगे नहीं। और एट स्केल थिंकिंग, अगर ये 3 चीज़ें सीख ली हर भारतीय ने, फिर शायद भारत में बहुत सारे बिजनेसेस बनेंगे और फिर शायद भारत के 10 साल, हमारे 10 साल होंगे। आई थिंक रणवीर इलाहाबादिया इज इंजीनियर जी। और अभी 30 साल का लड़का एंड अ नोन नेम इन इंडिया। अगर ये रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका चला जाता, कौन जानता उसे? यू टुक अ रिस्क, है ना? यू थॉट क्रिएटिव, यू टेक योर एग्जाम्पल। मैं तो अभी यही सोच रहा था, यू आर स्पीकिंग, तो मुझे लगा कि यार एग्जाम्पल मेरे सामने बैठा हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था कॉलेज में। जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठा, जब मैंने GRE नहीं दिया, मेरे सारे दोस्त GRE दे रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ कर सकते, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते। बहुत मजाक उड़ाया गया, मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत रोता था अकेले में। नाउ सी यू टुक द रिस्क ना। मैं यही सोच रहा था कि यू आर 30 ईयर यंग गाय। ओल्ड तो ये हम लोग नाक में लगाते हैं, 20 ईयर ओल्ड। यू आर 30 ईयर यंग गाय। और यार तुमने इतना बढ़िया, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मतलब यू टेक अ कंटेंट, मतलब TRS शो का एक सबसे खास बात पता है क्या, कि यू टेक रेलेवेंट कंटेंट्स। जैसे मैं बहुत शोज़ में जाता हूँ, बुलाते हैं लोग, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मेरे पास को खंगालते हैं। वो थोड़ा सा उनको बड़ा रोमांटिक लगता है कि अच्छा तुमने ऐसा किया था, गोली चलाई थी, किया था। पर दिस यू आर टॉकिंग सच अ गुड थिंग ना, ये चीज़ बड़ी प्यारी है। जैसा यू सेड जस्ट नाउ कि लोग जो है ऊब चुके हैं, उससे हर आदमी अब सेल्फ डेवलप ज्ञान नहीं सुनना चाहता। कितनी अच्छी रीडिंग है ये। मीन्स कि यू आर डूइंग बिग होमवर्क ऑन दैट। अब आदमी कुछ और सुनना चाहता है, और वो सुनकर क्या करेगा, डेवलप करेगा। TRS शो देखने, जब जो आदमी ये शो देख रहा होगा, उसको कितनी चीज़ें इनपुट के रूप में मिल रही होंगी। तो अब एक अगर रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका नहीं जाकर इंडिया में इतना बड़ा काम कर सकता है, तो यू आर एन एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इफ एग्जैक्टली दिस विल बी डन,
इसको मैं कह सकता हूँ रणवीर इलाहाबादिया प्रोग्राम, तो तुम्हारे नाम पे एक प्रोग्राम ही बना दो कि इस देश के लड़कों को सीखना चाहिए कि नहीं, सिर्फ अमेरिका जाना ही सोल्यूशन नहीं है. इट्स अ बिग मार्केट इंडिया. 1 billion 50 crore people are there. If anything clicks positive, you will be a name in this country and entire world. एक और रॉ चीज कहना चाहूँगा, यहाँ है पैसे कमाने के लिए. गलत फहमी है कि यहाँ बैठकर आप पैसे नहीं कमा सकते. मोस्टली हर कोई पैसों के लिए वहाँ जाता है. डेफिनेटली इज्जत के लिए, जो आपने इज्जत की बात करी, बट इन अ वे इज्जत आपको पैसों के थ्रू मिलती है. और उन पैसों के लिए वहाँ लोग चले जाते हैं बिना जाने कि यहाँ के जो बिजनेसेस अब ग्रो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं. दूसरे देशों का पैसा अब यहाँ आने वाला है अगले 10 सालों में. इसी वजह से शायद हम सोने की चिड़िया बनेंगे. बिल्कुल बनेंगे. पर आई फील कि बहुत जो ब्रेन ड्रेन हुआ, जितने सारे लोग जा चुके अमेरिका में, यूरोप में, उन्हें थोड़ा सा लौट कर आना है, या एटलीस्ट वहाँ जो पैसे कमा रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करना है. पर हर कोई एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचता है मोस्टली. तो उन्हीं स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे. पर आई फील कि अगर यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और वहाँ के इंजीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल्स टीम अप कर ले तो फिर कुछ हो सकता है आगे जाकर. पर मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, नेगेटिव भी नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर. मैं बस क्यूरियस हूँ, मुझे देखना है कि क्या होगा. तो ये मेरा माइंडसेट है. एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों के साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ. मतलब अगर आपने कुछ कहा, मैं आपके साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ, ताकि व्यूअर्स और लिसनर्स की समझ बढ़े. डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती है. एंड मोस्टली भारत में क्या बात है, क्या लाइन है, डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती. एंड इन दिस कंट्री पीपल थिंक डिसएग्रीमेंट मींस एनिमिटी. क्या बात है, वंडरफुल लाइन. डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती. अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या अगर आप कुछ अग्री नहीं कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज सर डिसएग्री विद मी. डेफिनेटली. ओके. पर पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके दिमाग को जानना चाहता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि हम और शार्पली आगे बढ़ सके, क्योंकि आपसे बहुत बात करनी है. तो हमारा एक राउंड है जिसका नाम है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल. तो आपके दिमाग के अंदर और आपके दिल के अंदर मैं एक डीप डाइव करूँगा आपको जानने के लिए, ताकि हम भारत की बातें कर सके इन अ मोर शार्प. ठीक है सर, आप रेडी हो? हाँ, रेडी. ओके. डीप डाइव के लिए आप रेडी हो? ओके. आज यू प्रेजेंट कीप इट कैजुअल. क्वेश्चन 1, भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज़ क्या है? भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज़ ये है, इतिहास एज अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री जी. भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पुरानी सारी सभ्यताएं खत्म हो गई. रोम, यूनान सब खत्म. भारत जिंदा है. ओके. भारत जिंदा है, लेकिन उस जिंदा भारत ने जो उसके लिए अमृत था उस पर ध्यान देने की बजाय कहानियों पे ज़्यादा ध्यान दे दिया. रोमांस यानी कि लड़के लड़की वाला रोमांस नहीं, रोमांटिक थिंकिंग. एग्जैक्टली. उस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया. अगर वो भारत के जिंदा होने के और उसके महान होने की गाथा पे ध्यान देता ना, जो कि अब गवर्नमेंट करने को सोच रही है, इसको लेके बड़ा हो हल्ला मच रहा है, पर शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि उस भारत का जो अमृतत्व का सिद्धांत है उसको फिर से जिंदा किया जाए. कैसे सोच रही है? हम सारा काम करते हैं मन से, पढ़ाई करते हैं मन से, लड़ाई करते हैं मन से, प्रेम करते हैं मन से, सब मन से ही तो होता है. और ध्यान देते हैं हम सबसे ज़्यादा शरीर पे. एलमेंट का सूप लगाते हैं, एलमेंट का शैम्पू लगाते हैं, एलमेंट का तेल लगाते हैं और खाते हैं गुटखा. तो जहां पर लोग, जिस देश में लोग ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है? मन को. तो कौन सी विधा है भारत की? ध्यान, मेडिटेशन. महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है. महाअवतार बाबा, उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है. उस ट्रेडिशन को ध्यान, हमारे यहाँ ध्यान कौन करता है? जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती. ध्यान करने से मन ताकतवर होता है, और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा. ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा,
तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास को ध्यान देना चाहिए। वहाँ इतिहास ने ध्यान नहीं दिया, रोमांटिसिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया उसने। मेडिटेशन इज द जिम फॉर क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। ओके, और वर्स्ट चीज भी बतानी है आप। वही मैं, भारतीय इतिहास वर्स्ट चीज़ यही है कि भूल चुके हैं, योग भूल चुके हैं। वाह। ओके ओके, दूसरा सवाल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक सबसे कॉमन गलती और एक अंडररेटेड गलती, यानी कि एक गलती जो हाईलाइट नहीं की जाती, एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है ज़्यादा। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते, और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। ओके, यूपीएससी एस्पिरेंट में जो फेल करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी, वो प्रिपरेशन शब्द को नहीं जानते। इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। अगर पढ़ना होता तो प्रिपरेशन शब्द क्यों यूज करते? वो प्रिपेयर करना। गांधी 20, गांधी 1930, गांधी 1942। तो ये जो गांधी 1920 में 50 लोगों को बाहर बुला रहे हैं, फिर 30 में 500 लोग हो जाते, फिर 42 में 5000 लोग, इस एवोल्यूशन को समझना है कैसे हुआ। वो 20 के सारे पॉइंट्स रट लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन पॉइंट 1, नॉन कोऑपरेशन 2 रट लिया, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस के 10 पॉइंट रट लिया, कहते हैं ये पढ़ाई है। प्रिपरेशन मतलब पूरी कहानी को पढ़कर उसके जिस्ट को समझना। ये उनकी सबसे कॉमन गलती, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं होता क्या सिलेबस है, पता ही नहीं होता कि मुझे आईएएस प्रॉपर बनना है या आईएएस अलाइड बनना है, सेंट्रल सर्विस में जाना है कि ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। ओके, अगला सवाल, ये थोड़ा कैजुअल सवाल है, ठीक है। कहा जाता है कि कपड़े आपके पर्सनालिटी के एक मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक ऑफशूट होते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी होती है वैसे ही आपके कपड़े होते हैं, आपकी स्टाइल होती है। तो आपकी स्टैंडर्ड आउटफिट के बारे में कुछ बताइए। गमछा, जो आज एक्सीडेंटली मैं ला नहीं पाया। नहीं कोई नहीं, पहली बार है जब मैं आपको इसके बिना एक्सीडेंटली आई फॉरगॉट गमछा लाना, पर मेरी पर्सनालिटी में गमछा है। और गमछा मुझे हर बात इस बात की याद दिलाता है कि जमीन से नहीं हटना है। जैसे टाई है, एरिस्टोक्रेसी का सिंबल है, गमछा जमीन का सिंबल है। तो मैं गमछा इसीलिए पहनता हूँ कि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरी शुरुआत ज़मीन से हुई, एक साधारण सी, तो वहाँ से कभी उठना नहीं है, क्योंकि जो भी ज़मीन से उठे उनका गिरना निश्चित है। एक गलतफहमी थी, अब तो ठीक है कि मैं कुछ अलग हूँ। जिस दिन ये गलतफहमी दूर हुई तब जाके कुछ हुआ जीवन में। जैसे लोग टैटू करवाते हैं वैसे ही आप गमछा पहनते हैं। गमछा पहनता हूँ। ओके, ब्यूटीफुल। अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम बदलने का पावर दिया जाए तो आप 3 बदलाव हमारे साथ शेयर कीजिए। आप क्या 3 बदलाव लाओगे? पहली बदलाव एज लिमिट में लाऊंगा। 21 से 25 से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। आप कई सारे स्टेट्स हैं 40 साल तक सिविल सर्विस की परीक्षा लेते हैं, 40 भैया 40 साल लड़का पढ़ेगा, फिर जीवन में भाई 25 तक वो एग्जाम दे ले, क्योंकि किसी भी फील्ड में स्टैब्लिश होने में 5 साल लगते हैं। तो 25 साल में जो बाहर हो गया उसके बाद अगले 5 साल है अपने आप को खड़ा करने का। पहला बदलाव तो मैं करूंगा, एज लिमिट को एकदम वो कर दूंगा। दूसरा बदलाव मैं ये करूंगा कि मैं हिंदी को कंपलसरी करूंगा। लैंग्वेज पढ़नी ही चाहिए। लैंग्वेज जानना बुराई नहीं है, लैंग्वेज को थोपना बुराई है। मैं हिंदी को कंपलसरी करूँ, इतनी प्यारी लैंग्वेज है, जैसे तो सारी है, मतलब किसी को कहना बहुत प्यारी है वो अगले आदमी से बायसनेस हो जाएगी। क्योंकि जब कहीं जाते हैं, लैंग्वेज इज अ बाइंडिंग फोर्स। अभी हमारे देश में बाइंडिंगनेस मिसिंग है। हम कर्नाटका गए तो वहाँ का आदमी टूटा फूटा हिंदी बोलेगा। अब जैसे मैं अगर न्यूयॉर्क की सड़क पर टहल रहा हूँ और कोई आदमी फ़ोन पे बगल से बात करते हुए जा रहा है हिंदी में, तो डेफिनेटली आई विल बी अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। जी, तो एक तो मैं एज लिमिट बदलूंगा, दूसरा मैं हिंदी को बदलूंगा, और तीसरा जो सबसे बड़ी बदलाहट मैं वहाँ करूँगा वो ये करूँगा कि व्यक्ति को जब वो एग्ज़ाम दे रहा है, इंटरव्यू तक जा रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश ज़रूर करे, कहीं प्रेफरेंस दे उन्हें कि ये भैया आईएएस का इंटरव्यू देकर आए हैं। क्योंकि आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ लड़का भी आईएएस से कम नहीं होता। तो ये 3 बदलाव मैं करूँगा।
के मतलब जो इंटरव्यू देता है जरूरी नहीं है कि उसको जॉब भी मिले, है ना? हो सकता है भगवान यहाँ से सरकार सुनेगी। होपफुली। ओके, अगला सवाल, अगर आपको देश का पीएम बनाया जाए तो आप क्या करोगे? आपकी 4 प्रायोरिटीज क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं इस देश की एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा, जो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और योगा और ध्यान कंपलसरी, मतलब आप फेल कर गए तो आप कुछ कर, क्वालिफाइंग पेपर होंगे ये। पहली बात, एजुकेशन अप्लाइड होगी, पहला काम मैं एजुकेशन पे करूँगा। दूसरा काम मैं करूँगा वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेसिफिकली। जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो परिवार, वो समाज, वो देश कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता। मैं तो मानता ही नहीं कि औरतें गलत होती हैं। मेरा मानना है आदमी कमज़ोर होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान सुनेंगे जब आपकी इतनी बिसात हो कि आप उसको सुना लें। तो वैसे भी मैं वुमन और भगवान को दोनों साथ साथ ही रखता हूँ। तीसरी बात, मैं कोशिश करूँगा हम एक हो जाएं। यूनिटी। भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। अखंड यूनिटी। बड़ा नुकसान हुआ हम दोनों का, बहुत नुकसान हुआ। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन जब कभी अंदाज़ा लगाएंगी तो शायद उन्हें एहसास होगा। और चौथी बात, अशोक की जो धम्म की नीति थी उसको मैं फिर से री इम्प्लीमेंट करूँगा। उसमें क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक डाइवर्सिटी का मुल्क है ना, कश्मीरी कल्चर, तमिलियन कल्चर, गुजराती कल्चर, असमी कल्चर। तो वो पहला आदमी था जिसको ये बात पकड़ में आई। अच्छा, डिफरेंसेस अगर समझ में ना आए कि क्यों हैं, जैसे मुसलमान बुर्का पहनता है उसकी औरतें, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, वो डेजर्ट है। खाना और कपड़ा ये कल्चर का हिस्सा है, और कल्चर संबंधित है किससे? ज्योग्राफी से। सहारा डेजर्ट में आप सूट पहन के नहीं टहल सकते, और सहारा का आदमी पालक नहीं खा सकता। भाई इस्लाम में शराब पे पाबंदी है, वहां जो आदमी ओल्ड मॉन्ग पिएगा वो डेड मॉन्ग हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो शराब कंपलसरी का है रशिया में, ठंडे वेदर क्योंकि में, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पॉर्क नहीं खा सकता सऊदीया का आदमी। तो फूड और ड्रेस ये कल्चर का पार्ट है, और कल्चर किससे प्रभावित होती है? ज्योग्राफी से। बहुत खूबसूरत। तो ये बात अशोक को पहले समझ में आई कि हमारी डिफरेंसेस जो हैं उसके रीजंस हैं, इसलिए नहीं कि हम दुश्मन हैं। तो फिर उसने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, उसको धम्मा बोलते हैं जी। ये करूँगा मैं। ओके, ये फिर से एक रैपिड सवाल है। इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? तो इन शब्दों को सुनकर आपको एक अलग शब्द कहना है, तुरंत बताना आपको। यूपीएससी, गैम्बल, हिस्ट्री, मजा, भारत, महान, शादी, शादी इज अ वेरी पायस एंड रिलीजियस एक्ट। प्यार, जरूरी है, कपड़े, मस्ट है, पर आपको सूट करने चाहिए। ओके, स्टाइल, गिव्स यू आइडेंटिटी। बॉलीवुड, बॉलीवुड इज वेरी गुड व्हेन इट ब्रिंग्स तारे ज़मी पे, व्हेन इट ब्रिंग्स 3 इडियट, व्हेन इट ब्रिंग्स रंग दे बसंती। तो इट हैज़ अ रोल, बॉलीवुड हैज़ अ रोल, द थिंग्स विच बुक्स कैन नॉट डू थिएटर विल डू। तो बॉलीवुड वेरी गुड। क्रिकेट, जलवा। अगला सवाल, आपके अकॉर्डिंग सबसे स्टाइलिश एक्टर कौन है और क्यों? शाहरुख खान मुझे स्टाइलिश लगते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? ऐसे मैं ज़्यादा मूवियाँ देखता नहीं, पर जब मैं उनके शोज़ वगैरह कभी कभार देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वो रहते हैं यम्पी लम्पी लुक में, और अच्छे शर्ट्स और उसकी कॉम्बिनेशंस वगैरह। तो शायद मैं चूँकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, पर शाहरुख साहब को 1-2 शो में देखा है मैंने। अभी मान दो कि स्टाइल का एक सिग्निफिकेंस होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्टाइल इज योर इनसाइक्लोपीडिया। मतलब स्टाइल आपकी बहुत कुछ बताएगी आपके बारे में, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलना, आपका हैंड रेज करना, तो वो सारी चीज़ें बहुत कुछ डिफाइन करती हैं। बहुत सारे लोग बहुत लेट सीखते हैं लाइफ में। बहुत सारे लोग इमिटेट करते हैं।
Style is a inbuilt system. When you try to sit like Amitabh Bachchan, तो you lose everything. You should sit as per your mental status. जैसे आप अंदर से वीरता का भाव लिए बैठे हैं तो वो आपकी बॉडी से दिखाई पड़ना चाहिए. सिर्फ मूंछ बड़ी करके और घुमा लेने के और आंख टेढ़ी करके आप वो बात ओरिजिनलिटी नहीं आएगी. अगला सवाल, जब आप घर पे बैठे हुए होते हो, जब आप चिल कर रहे होते हो, तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? नहीं, मैं तो घर पे मेरा वैसे फेवरेट जो वेयर है, जो आमतौर पे मैं बाहर भी पहनता हूँ, मैं ट्रैक में ही रहता हूँ. एथलीजर, हाँ, ट्रैक पैंट्स. बिल्कुल. ओके, क्यों? पर कंफर्ट. ओके, ठीक है. मैं तो पार्टीज में, शादी में चला जाता हूँ पहन के. एडिडास मेरा वो है, तो शादी वगैरह में चला जाता हूँ. बढ़िया. ओके, आपके ज़िंदगी में आपको सबसे बेस्ट एडवाइस किसने दी और वो एडवाइस क्या थी? सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे पिता ने दी और वो मेरे भगवान हैं. और वो यही थी कि देखो बेटा, अपने दिमाग को ज़िंदा कर लेना, क्योंकि तुम दुनिया में जो भी करोगे. मैं काफ़ी दिन तक उनकी इस बात को समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा, और आज भी वो भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ हैं, और जब भी मुझे एडवाइस लेनी होती है मैं यहाँ से इस मंच से कहूँगा कि हर आदमी को अपने जीवन में एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिसकी एडवाइस पर वो ध्यान दे, क्योंकि एडवाइसें जीवन बदलती हैं. अभी रिसेंटली मुझे अपना ऑफिस शिफ्ट करना था अपने कंपनी का, तो मैं इलाहाबाद जा रहा था. मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं इलाहाबाद अपना ऑफिस खोल रहा हूँ. तो बोले यार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दिल्ली से बम्बई गए थे, तुम यार इलाहाबाद जा रहे हो, पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया. मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे हमेशा, और ये जो दिमाग वाली एडवाइस दी उन्होंने कि बेटा दिमाग को मारना मत, दबना मत, किसी चीज़ को इसलिए मत करना क्योंकि दुनिया कर रही है, क्योंकि कल दुनिया नाली का पानी पीने लगे. जैसे लोग कहते नहीं अरे सभी सिगरेट पीते होंगे, जैसे लोग आज कहते नहीं कि भैया शराब पीना तो फैशन है, होगा, कल नाली का पानी पीना फैशन हो जाए फिर. वेरी गुड. तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी, वो कहते थे कि देखो बेटा, जब तुम खाने की कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके पीछे उसका कंटेंट लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन. जब सिगरेट खरीदना तो उसका कंटेंट चेक कर लेना कि कितनी प्रोटीन है इसमें. तो बोले ये सब जिंदा दिमाग के काम है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता. एक से एक पढ़े लिखे लोग, कितने बड़े बड़े साइन बोर्ड लिखे हुए हैं, कंपलसरी मैंडेटरी है पान की दुकान वालों के लिए कि सिगरेट स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ. फोटो बना दिया उसके पैकेट पे, फेफड़ा बना दिया, कैंसर लिख दिया, लेकिन चूंकि वो दिमाग जिंदा नहीं है इसलिए शायद. या फिर भारत के लोगों को मैं वैज्ञानिक भी मानता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि पी के देख रहे हैं कि कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो 20 साल पिए तो उनको लगा तो झूठ ही बोलते रहते हैं, यार ऐसा थोड़ी है, मैं 25 साल से पी रहा हूँ, मुझे तो नहीं हुआ. तो वो भी एक अप्रोच है लाइफ की. लेकिन माई फादर इज बेस्ट एडवाइस गिवर इन माई लाइफ. मेंटर है बेसिकली. मेंटर है. ओके, आपके शोहरत, फेम से नतीजत एक चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? ट्रोलिंग. इतनी ट्रोलिंग होती है. आपको क्या ट्रोलिंग मिलती है? नहीं, जैसे मुझे ट्रोल करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं. क्या कहते हैं? जैसे कोई क्लिपिंग है, मैंने कह दिया कि जैसा भी मैंने कहा कि मुगल काल में मैं जीना चाहूँगा, अब ये क्लिपिंग निकाल ली कि ये मौलाना अवध ओझा, ये हृदय से रणवीर इलाहाबादिया शो पे निकला हृदय का मर्म, ये मौलाना, ये मौलानियत की झलक दिखाई पड़ी इस अवध ओझा के अंदर. तो वो बेचारे जो इनोसेंट से लोग हैं, अब तो खैर मैं आदी हो गया उस चीज़ का, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि ट्रॉलर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, उनसे आप नहीं बच सकते, या ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. क्योंकि शायद मुगल एरा में भी ट्रोल्स हुए तो रहे होंगे, तब मीडिया अलग रहा होगा, मीडियम अलग रहा होगा. तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. मुझे बड़ी देर में समझ में आया ये कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस ऑल दीस थिंग्स. जैसे कि गुरु मूवी में डायलॉग है कि अगर दुनिया आपकी बुराई कर रही है तो मान लो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं. ये बात मेरे सर ने बोली थी. इन शब्दों की असलियत समझाइए. मौत एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिस पर कुछ बोला नहीं जा सकता. इसलिए नहीं बोला जा सकता, एक ही आदमी है जिसने मौत पे बोला है, वो है सोक्रेट्स. ही इज़ द ओनली पर्सन. बाकी उस पर बोलने का मतलब आप बुकिश बातें कर रहे हो.
कि कपड़ा बदलना होता है, आत्मा शरीर छोड़ के नए वस्त्र धारण करती है, ये सब गीता में लिखा हुआ है, पर वो सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस पर बोला नहीं जा सकता। जिंदगी युद्ध है, वॉर। और अगर आपने उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन, अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमज़ोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे कभी नहीं। हकीकत है। दुख अच्छी चीज़ है। एक तो आपको वास्तविकता से परिचय कराता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जब दिल्ली में ऐसे घूमता था और कई दिन तक, मैं सिखों को कभी कुछ नहीं कहता, मैं कई दिनों तक तो मैं वहाँ बंगला साहिब में खाना खाता था और कोई मुझे एंटरटेन ही नहीं करता था। जानते थे लोग कि भैया बात करेंगे तो पैसा मांग लेगा। और मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, पंकज पांडे जी, वो पता नहीं क्या उनके मन में रहता था, लेकिन वो हमेशा मुझे पैसे देते थे। मैं जब भी उनसे मांगता था 10,000, 5,000, 15, लोग मना करते थे उनको कि अरे यार क्यों पैसा दे रहे हो, उससे मिलेगा ही नहीं पैसा। पर पांडे जी कभी मना नहीं किया। और एक बार तो मैं उनके बैग से करीब 50,000 रुपये निकाल लिया 2006-07 में। तो बड़ा प्यारी घटना है कि अगर मेरे घर वाले लोग होते तो शायद मुझे गाली देते, झगड़ा करते मुझसे। वो बेचारे मॉरिशस थे, वहाँ से लौट कर आए और किसी को उन्होंने भेजा था पैसा निकालने के लिए, तो उसने कहा कि भैया 50,000 तो कम है। तो लौट कर आए तो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे ऐसे टेक लगा के। मैं समझ गया कि भाई ने पैसा देखा होगा। मैंने कहा बड़ा चिंतित लग रहा है यार। हाँ बोले यार अब थक गए। मैंने कहा थकान वाली चिंता नहीं है, कुछ और है। कहीं यार बैग्स में 50,000 रुपया रखा था, मिल नहीं रहा है, पता हम सोच रहे खर्चा कहाँ किया है। अरे मैंने कहा मैंने निकाला है। कहे यार अवध हम समझ नहीं पा रहे थे, हम कैसे तुमसे कहें। क्या तरीका था बात को कहने का। भाई आप किसी घर में रह रहे हैं, वो तो कह देगा तुरंत कि तुम ही थे यार, मेरे बॉक्स में पैसा रखा हुआ था, तुम पैसा नहीं मिल रहा है, क्या किए पैसा। लेकिन कितना बढ़िया दिमाग रहा होगा कि नहीं यार अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूँगा, कहीं हर्ट ना हो जाए, कहीं चोरी का एहसास ना हो जाए। तो दुख होना चाहिए आदमी को जीवन में, उससे आदमी को वास्तविकता ही पता चलती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता। अगर आपको एक मैकेनिक की साइकोलॉजी समझनी है तो आप एक मूवी देखो, खट्टा मीठा। जब राजपाल यादव जॉनी लीवर को बुला के ले आता है, जॉनी लीवर कहानी सुना रहा था कि मैं एक बार वो चला रहा था क्या कहते हैं रोड रोलर, और गिर 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 रोड रोलर फंस गया। तो मैकेनिक ये दिखाना चाहता है कि भैया मैं दुनिया का सबसे उम्दा मैकेनिक हूँ। तो और अगर मैकेनिक से काम लेना है तो उसको टोकना नहीं। जैसे बार बार अक्षय कुमार पूछता है क्या हुआ, कहता अभी ठीक करके देता हूँ। अरे मामा, कहता यार ये मामा बना रहा, रिश्तेदार बना रहा। तो आप हिंदी मूवी से क्या नहीं सीख सकते, पर आप कभी दिमाग के साथ बैठकर देखिए तो। जैसे मुन्ना मिर्जापुर का एक बड़े घर के बदतमीज युवा का रिप्रेजेंटेटिव किसी घर जा रहा है, उसके बाप की हाइट छोटी है, उसी के लौंडे से मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये तो अद्दा है, ये तो अद्दा है। और बदतमीजी की हाइट कि यार तुम्हारी अम्मा से मिलते होंगे तो सीढ़ी लगाते होंगे। मतलब आप इमेजिन करो कि बॉलीवुड क्या क्या दिखाता है। हमारे मास्टर की एक रियलिटी। ओके पैसे धरती पर भगवान का रूप है। ये देश है जो कहता है अब पैसे क्या है, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के। और यही वो देश है जहां लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हकीकत है। इसलिए पैसे कमाने हैं, हर युवा को कमाने, हर व्यक्ति को कमाना है और पैसे को गोल बनाना है। ज़्यादा गोल ना बनाए, 2-4 लाख करोड़ का बना ले। इससे मेरा एक छोटा सा गोल है कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपए कमाना है। मैं यूनिवर्स के उसमें बता रहा हूँ। इतना बड़ा यूनिवर्स है, वहाँ 1 लाख करोड़ रुपए क्या है। मनी इज वर्शिप। हर आदमी इस देश में पैसा तलाश रहा है। जो नहीं तलाश रहा है वो स्वामी अड़गलनंद है, ध्यान में मस्त है। तो इस देश में जो ध्यान में मस्त है बस उसी को पैसे की जरूरत नहीं, बाकी सबको है। okay. सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि अगर आपको मिल जाए
तो आपकी गली का कुत्ता भी आपको अपना जीजा बना लेगा। बड़ी प्यारी चीज है सफलता। मतलब मैं सोचता हूँ मैं आज भी वैसा ही अवध हो जाऊं, मैं आज भी झूठ बोलता हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ बेईमानी करूंगा, मैं कहता हूँ, मतलब मेरा एक गोल है लाइफ में, दुनिया का बेईमानों का भगवान बनना, मुझे ईमानदार बनना ही नहीं। कितने सारे ईमानदार इस देश में, मुझे नहीं बनना। इस देश में रहकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ईमानदार बनना ही नहीं है। सब मुझे जानते हैं कि ये बेईमान है, ये झूठ बोल रहा है, बदमाश है, अपराधी है, लेकिन सब मेरे सामने आके कहते हैं यार अवध भैया बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आप भैया क्या पढ़ाते हैं भैया। मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन चूंकि आज भगवान के आशीर्वाद ने, गुरुओं के आशीर्वाद ने, आइडेंटिटी, मैं हर उस चेहरों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कल तक तो तुम मुझे गाली दे रहे थे। सफलता बहुत जरूरी है और मिलेगी, मिलेगी कब? जब आप किसी गुरु का शरण पकड़ लोगे। किसी को पकड़ो, आप पंडित रविशंकर को पकड़ लो, आप सदगुरु को पकड़ लो, आप आशुतोष महाराज को पकड़ लो, आप YSS के पार्ट हो जाओ, आप इस देश के किसी संत को पकड़ो, आप डरो मत कि अरे कुछ संतों ने धोखा दिया। एक 50,000 की गड्डी में अगर 5 नोट नकली हो जाए तो हम पूरी गड्डी थोड़ी जलाएंगे। सफलता बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी। पॉडकास्ट तो और भी अच्छी चीज़ है। मतलब आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज बाहर जाती हैं। पॉडकास्ट इज लाइक वो जो एक जादूगरनी का मिरर होता था जिसमें वो जाके सब कुछ देखती थी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो बचपन में हमने कहानियाँ पढ़ी थी कि एक जादूगरनी थी, उसके पास ग्लोब था, तो पूछती थी कि साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, तो दिखाई पड़ता था। तो पहले अगर आज से 20 साल पहले अवध ओझा होता तो शायद उसको 2, 4, 10, 20, 50 लोग जानते। मेरे जैसे न जाने कितने अवध ओझा रहे होंगे आज से 20 साल पहले जो बहुत कुछ दुनिया को दे सकते थे, पर पॉडकास्ट नहीं था तो वो नहीं दे पाए। तो अब न जाने कितने अवध ओझा आएंगे और जिनको फिर कोई रणवीर अलाहाबादिया इंटरव्यू करेगा और उस आदमी की जो अचीवमेंट है, जो उसने सीखा है, वो उसको स्कैटर करेंगे। आज के एपिसोड में आपको क्या पता चला पॉडकास्ट के बारे में? ये पहली बार है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो? नहीं, मैं कर चुका हूँ, कई सारे कर चुका हूँ। ओके, पॉडकास्ट में आपको फ़र्क क्या महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर इंटरव्यूज़ या जो भी? क्या होता है? असलियत निकल के आती? असलियत निकल कर आती है और मतलब ये है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंटरव्यू का एक पैटर्न लगता है कि भारतीय पॉडकास्ट सुनेंगे? एकदम सुनेंगे। करेंगे क्या? स्किल उन्हें डेवलप नहीं की, क्रिएटिव या होना नहीं चाहते, तो अब कुछ सुन के सीखेंगे। कितनी अच्छी बातें हो रही हैं भारत 2047 में, क्रिएटिविटी क्या है, हमें क्या सीखना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे होना, तो वो तो उनके फ़ायदे की बातें चल रही हैं। ओके। मुझे खुद की अडल्ट एजुकेशन पॉडकास्ट से मिली, अमेरिकन पॉडकास्ट से। वहाँ से जो चीज़ें सीखी है मैंने खुद के करियर में अप्लाई करके इंडिया में ग्रोथ हासिल करी है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो मैं सीख रहा हूँ आप जैसे लोगों की वजह से, वो ऑडियंस के हाथों में हम डाल दे साथ में, और इन नॉलेज पीसेस से उन्हें ग्रोथ मिल जाए। मैं ये चाह रहा हूँ, पर आई होप कि हर भारतीय तक पॉडकास्ट पहुँचे। एकदम पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। मुकेश अंबानी साहब को हम लोग थैंक यू बोलेंगे इस बात के लिए। हाँ जी। मुकेश अंबानी जी मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, पर कभी मिलूंगा तो मुझे 2 बातें उनसे कहनी है। एक, वो बड़े शांत रहते हैं, मैं उन्हें कभी बोलते हुए नहीं देखा, पता नहीं शायद बोलते तो होंगे ही, और जितना शांत रहते हैं सिंपल भी रहते हैं। एक वाइट कलर की शर्ट, वो भी आउट किए हुए, और एकदम सिंपल, जैसे मतलब एक इतना बड़ा कैपिटलिस्ट इंडिया का इतना बड़ा आदमी। मैं उनका एग्जांपल देता हूँ क्लास में, एक बड़ा प्यारा सा, मैं उसको कोट करूँगा यहाँ पे। तो मैं जब लड़कों से पूछता हूँ कि क्लास में कि भैया ये बताओ इस देश का राजा कौन है, तो लोग बताते हैं कि मोदी जी यही है। अरे मैंने कहा राजा पूछा हूँ, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी। मैं कहता हूँ इस देश के राजा हैं मुकेश अंबानी जी। वो भी लड़के मुझे देखते हैं, कैसे? अरे मैंने कहा कि भैया उन्होंने अपनी वाइफ को, नीता अंबानी जी को, उनकी बर्थडे पे 450 करोड़ का याचेट गिफ्ट किया। 2000 करोड़ वर्ली सीलिंग पर उनकी बेटी का मेंशन, 2500 करोड़। तो मैंने कहा यार 2500 करोड़ रुपए का, आदमी की औकात गिफ्ट से ही तो पता चलती है। तो एक आम आदमी जब बर्थडे मनाएगा उसको क्या मिलेगा? पेन, राइटिंग पैड, टेबल लैम्प विदाउट वायर। तो 2500 करोड़ जो आदमी गिफ्ट दे सकता है,
वो 10,000 करोड़ तो आराम से खर्चा करेगा। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ उस आदमी के खिलाफ कर दे, कल बुला ले पार्लियामेंटेरियंस 545, ज़्यादातर लोग धोती पहनते हैं, और रख दिया 20,000 करोड़ रुपया कि उठा लो। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता जी। एग्जाम्पल, एक्चुअली टीचर और कवि, इनको एक छूट होती है, किसी का नाम ना लें, किसी को बदनाम ना करें, किसी को डिफेम ना करें, पर विषय को सरल बनाने के लिए वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो लड़के कहते हैं हाँ, हमने कहा परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा। हाँ ये बात तो है। तो मुकेश अंबानी जी को मैं यूज़ करता हूँ एग्जाम्पल्स में, उनकी सिंप्लिसिटी को मैं प्रमोट करता हूँ। और कैपिटलिस्टों का सम्मान करना चाहिए, इनकी वजह से नौकरियां मिल रही हैं, इनकी वजह से देश चल रहा है। क्या हमारे देश में एक और बड़ी बात है, पूंजीवादियों से पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं लोग। भैया पूंजीवादी बनना है, पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जिस दिन इस देश में 1 लाख मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपति होंगे तो इस देश की तो किस्मत ही बदल जाएगी। को लगता है अगले 50 साल में ऐसी स्थिति आएगी भारत में? आएगी, बिल्कुल आएगी, एकदम आएगी। अब हमारे देश का जो युवा है उसको हर तरफ से कनेक्टिविटी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बात चल रही है। जैसे हम मेरी ही बात, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के मन से अपने युवाओं को, अपने मित्रों को बोलूँगा कि देखो यार, ये मत कहो कि मैं गरीब हूँ, ये कहना ही छोड़ो कि मैं गरीब। मैं 7 महीने होटल में काम किया, शादी हो चुकी थी, कोचिंग चल रही थी, पैसा आता नहीं था, बेटी हो चुकी थी, किससे डेली जाकर मैं कहता मुझे पैसे दो? तो मैं कहूँगा, मैं यहाँ से कहूँगा कि सब कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ, और धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस मिलता है। पैसा भले ही कम मिलता है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मोहम्मद हुसैन भाई थे, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ाना शुरू किया, तो वो हमें खाना खिलाते थे, कोई पैसा वैसा नहीं, कभी दे दिया 2,000 5,000 10,000, पैसा नहीं। लेकिन हमारे साथ के लोग कहते थे तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। अरे मैंने कहा कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, अनुभव दे रहा है। तो जब आप बाहर निकलते हो, समाज को फेस करते हो, कुछ काम करते हो, तो पैसे कम मिलेंगे आपको, नो डाउट, अनुभव तो मिलेगा, साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सही बात है। तो आएंगे परिवर्तन, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अवध ओझा का सबसे मनपसंद खाना क्या है और क्यों? मेरा सबसे मनपसंद खाना है बाटी चोखा। सेम। और बाटी चोखा के लिए तो मैं पैदल 10-20 किलोमीटर चला जाऊँ जी। तो, और वो भी खासकर जो पूर्वांचल में बनती है, बिहार में। जी जी जी। वो उस पे उपले पे भुना हुआ आलू, हाँ जी, उसी पे भुना हुआ टमाटर और पूरा मसाला और मिर्चा और ये सब डालकर और घी में डूबी हुई बाटी, अरे उसका कोई तोड़ नहीं। मुंबई में इसकी बहुत कमी फील होती है हमें। अच्छा, यहाँ अच्छे लिट्टी चोखा या बाटी चोखा मिलते नहीं। ओह, तो मैं बोलता हूँ अपने किसी दोस्त को कि भैया तुम लॉन्च करो, मुंबई में बहुत स्कोप है वहाँ। यही था हमारा आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड। सर, बहुत कुछ पता चला आपके बारे में, आपके दिल को हमने जाना, पर मैं आपको कठोर सवाल भी पूछूंगा। बिल्कुल। ओके, हर हिस्टोरिकल फिगर के 2 पहलू होते हैं, और बेसिकली आपके रियलिटी के अकॉर्डिंग, आपके जज्बातों के अकॉर्डिंग, जिस पहलू में आप ज़्यादा बिलीव करते हो आप वो पेश करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा मानना ये है कि लाइफ, मैंने कहा युद्ध है, तो हर दिन चुनौतियाँ हैं। तो जो आदमी के लिए चुनौती प्रॉब्लम है वो आम आदमी है। जैसे कोई आया यहाँ, उसने कहा यार रणवीर यार येलो करा लेते, ये तो बड़ा गंदा सा कलर है। अरे भैया आपको कौन से इस कलर से शादी करनी है? ओके। कुछ लोगों का अप्रोच लाइफ में ऐसा होता है, वो हर जगह जहाँ जाते हैं ना कमी निकालते हैं। हम आए हैं यहाँ 2 घंटे का शो करने, सब कुछ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जिसका है उसको अच्छा लग रहा है। इस पॉडकास्ट के सेकंड हाफ की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी जिसका जवाब मैं खुद भी पर्सनली तौर पर अपनी ज़िंदगी में जानना चाहता था, तो मुझे जो है इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है वो मिले। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में एक चीज़ जो है मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है कि हमारे रीजन में, खासतौर में पाकिस्तान में भी ये बात करना चाहूँगा कि आपसे जब कोई डिसएग्री करता है ना, एक तरह का ना आपके माइंड सेट पे जो है ना ये चीज़ चल रही थी, यार ये बंदा जो है ना आज से मेरा दोस्त ही नहीं रहा। Exactly. आपके ना वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है बहुत गंदे वाले। डिसएग्री किया ना,
तो ये चीज़ वाकई में मैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद हम लोग इतना ज़्यादा मेंटली हमारी ग्रोथ नहीं हुई होती, ना ही हम उस लेवल तक पहुँचे होते हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर वो कहते हैं ना क्रिटिक्स का जैसे एक आपको डिपार्टमेंट भी नज़र आता है, जो मूवीज़ भी बनती हैं उनमें भी आपको नज़र आता है, और वो ही मूवी जो एक सुपर हिट मूवी होती है वो ही क्रिटिक्स को अच्छी नहीं लग रही होती, या कहाँ पर मतलब उससे ज़्यादा अच्छी वो कोई और जो मूवी होती है उसको वो बोल रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों के सोचने का और समझने का नज़रिया जो है ना वो बहुत मतलब उसका लेवल बड़ा लो रहता है। बट मैं अवध ऊझा सर के बारे में बात बोलूँगी कि इससे पहले हम लोगों ने उनका जो मतलब एक कहेंगे फर्स्ट टाइम जो हमें उनके बारे में पता चला संदीप माहेश्वरी सर के शो में पता चला, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है बहुत लिमिटेड हम लोगों को पता चला है। अभी आज पॉडकास्ट हम देख रहे हैं ये मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल बात कर रहे हैं जैसे एक एक आम इंसान को समझ आए, उसके मन की बातें, उसके समझने मतलब जो उसकी समझ में आती हैं चीज़ें, उस तरीके की बातें। फिर उसके अलावा मैं बात बोलूँगी कि कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जो शायद हम में से बहुत सारे लोग कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे बताने के बारे में, अपने पास में अगर कोई ऐसी गलतियाँ हुई हैं या कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं। सो ये चीज़ें आपको ना बहुत हौसला देती हैं। और इंटरव्यू की मैं अगर बात करूँ, मुझे लगता है कि इंटरव्यू का पैटर्न बड़ा एक स्पेसिफिक सा रहता है कि उसमें आपने ये एक पैटर्न है जिसको फॉलो करना है, ये वाले क्वेश्चन है। लेकिन पॉडकास्ट में आप इतना इलेबोरेटिव मतलब उस तरीके से बात करते हो ना कि आपको मज़ा आता है सुनने का कि ये जो चीज़ें हाँ हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि उन्होंने जितनी भी बातें की हैं ना उन्होंने प्रैक्टिकल बातें की, ठीक है ना। ठीक है मतलब आपको वो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर मुरव्वत भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी में कैसे चलना है, दुनिया कैसे चलती है, वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों का जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और जो अपना ओपिनियन दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। यार हम अक्सर जब किसी का इंटरव्यू देखते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी के जो है ना सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि उसने ज़िंदगी में ये फेस किया, ये काम किए, वो काम किए तो वो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन जो है आज के पॉडकास्ट में जो है एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि भाई एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और एक ज़िंदगी का निचोड़, ठीक है ना, इन दोनों में फ़र्क होता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन जब आप अपनी जो होते हैं ना पूरी ज़िंदगी, जैसे एक बाप ने पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, ठीक है ना, वो फिर अपनी औलाद को आगे से गाइड करता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल 60 साल जो गुजारे हैं, फिर उसके बाद अपने बच्चे को नसीहत कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बाप अपनी ज़िंदगी का पूरा एक निचोड़ जो होता है ना, एक एक गलती, एक एक जो अच्छी चीज़ होती है, उन सब से जो उसने एक्सपीरियंस हासिल किया होता है वो अपनी औलाद को समझा रहा होता है। आई थिंक समटाइम्स गलतियां करना ज़रूरी होती हैं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ एक हद तक सिर्फ समझाना चाहिए, आप ओवर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि अगर आप उसको एक कंफर्ट जोन में रखोगे ना, अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करोगे, वो कभी भी चीज़ें नहीं सीख सकेगा और ना ही वो हालात से मुकाबला कर सकेगा। जैसे अवध सर ने बीच में बोला ना कि लाइक आप बाहर निकलोगे, आपको बेशक कम पैसे मिलेंगे लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका अनुभव होगा भाई ज़िंदगी से लड़ना कैसे। सबसे पहली बात हमें हौसला और हिम्मत आएगी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं वाकई में बिल्कुल अग्री करूँगी अवध सर की बात से कि वैसे तो मतलब मैं कहूँगी कि वो जैसे बातें कर रहे हैं बहुत मतलब बड़े वो इंसान हैं, लेकिन वाकई में आपको अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपकी हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि ये जो होता है ना कि अक्सर हम कहते हैं समटाइम्स कि हम एक जगह पर नहीं जा रहे क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर जाना भी ज़रूरी है। तो अब उस स्थिति में हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं ना, सब चीज़ें उसी पर ही निर्भर करती हैं। उसके साथ साथ एक और बात जो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने पैसे को लेकर की, तो वाकई पैसा अगर धरती पे बात करें ना तो धरती का आप भगवान कहें तो भाई आप कह सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है जिसके पास पैसा है वो पावर उसी के पास है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पैसा हाथ की हकीकत है, कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, पैसा वैल्यू नहीं करता। भाई जब आप ऐसे लोगों को ऐसे ठीक है तुम्हारे अकाउंट में पैसे मेरे पास ट्रांसफर कर दो, वहाँ पे उनकी बोलती बंद हो जाती है। लिटरली पैसा मैटर करता है, मुझे लगता है देखो बिल्कुल मैटर करता है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जैसे एक पॉइंट बीच में डिस्कस किया कि पैसा कमाओ, पैसा कमाना
चाहिए, ठीक है ना, आपका गोल होना चाहिए कि आपने पैसा कमाना है, ठीक है। अब मुझे लगता है इसमें ना आपकी अपनी अपनी अप्रोच होती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो। अब बहुत सारे जेंजीज हैं जब वो उनका क्या है, मैं क्योंकि जब डिस्कस करती हूँ ना, नहीं पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो चीज़, वो एक स्ट्रगलिंग जो उनका फेज़ है उसमें जाकर उस प्रोसेस को फेस करके वो पैसा कमाएं। उनका है कि डायरेक्ट भाई मुझे पैसा मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊँ, ऐसे थोड़ी ना पैसा मिलता है, या ऐसे थोड़ी चीज़ें हैं। आपको जो आपका वो कंफर्ट जोन है वो हमेशा आपको वीक बनाएगा। और सीरियसली ये चीज़ें वो हैं जो हमारे बड़ों ने हमें नहीं सिखाई। ये चीज़ें विद टाइम आपको बड़े बड़े लोगों को सुनकर आपको समझ में आती हैं। हालांकि जब घर में होते हो सबसे बड़े तो ऑब्वियसली आपके लिए आपके माता पिता ही होते हैं, बट हाँ सबके माता पिता को जब इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो चीज़ें हैं वो सीखते हो। तो नो डाउट कहा जाता है कि पैसा जो है वो हाथ ही मैल है, आज किसी के हाथ में तो कल किसी के हाथ में, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे का हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए कि मतलब वो किस अंदाज में बोला जा रहा है या किस तरीके से बोला जा रहा है। एक होता है हमें बस ना शेखी मारने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए बंदा बोलता है अच्छा पैसा हाथ ही मैल है, हमें लगा हुआ ये वो, तो ये रवैये जो है ना हमारे, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बीच में जो बात की ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका पहनावा जो है वो मैटर करता है। लोग आपको जो है ना इसी से जो है वो जज करना जो है वो तो हाँ मैं यही की बात कर रहा हूँ कि वो इसी से आपको जज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखें ना तो लोग आपको आपके नॉलेज से जज नहीं करते कि बंदा जो है वो अगर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, कितना वो जो है ना चीज़ों को हाँ कितने इनके उसका जो एक है ना इनके जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही जो है वो इस्तेमाल किया अल्फाज। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती। यहाँ पे देखते हैं भाई अच्छा अगले के पास गाड़ी है, अगले का पहनावा अच्छा है तो ये बंदा बहुत अच्छा है, पैसा बोलता है। लाइक फिर वही बात है वो आपको जी जी करके पूछेंगे। वो एक पंजाबी में कहावत है जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी से आने, ठीक है ना। यहाँ पे वो साहब है मतलब कि जिनके पास पैसे हैं उनके पास अकल बेशक ना हो, लेकिन ये है कि लोग सारी उनकी इज्जत भी करेंगे, कहेंगे भाई आप बड़े अकलमंद हैं। मतलब इसका ये था। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका मैं खुद इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। एक इंसान की पर्सनैलिटी, उसका पहनावा, उसका बोलने का तरीका, उसके जेस्टर्स, यू नो बॉडी मूवमेंट, ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो मैसेज आपको कन्वे करती हैं। सो आई थिंक ये है कि विद टाइम आपको चीज़ें सीखते रहना चाहिए। और हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो ट्रॉलिंग वाली बात बीच में बोली इनिशियली हम लोगों ने वैसे काफ़ी दफ़ा ये चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर किया है कि मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील किया करती थी कि भाई हमने क्या किसी को कहा, ये क्यों हमें ऐसे बातें करते हैं। मतलब लिटरली मेरा इतना ओवर सेंसिटिव हो चुकी हुई थी, छोड़ो बहुत ही मैं कहती मैं चाइल्डिश थी कि लाइक मैंने क्या इनको बोल दिया है, ये क्यों मुझे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे मतलब आपके दिमाग में चीज़ें आती थी। बट अभी आकर आप इस चीज़ को यू नो समझते हो कि ये भी एक पार्ट है हमारी जॉब का, कि जब तक यू नो जैसा होता है ना कि आप जॉब करते हो तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है जो कि आपको डेली फेस करना पड़ता है। और एक हकीकत है ये कि जो ट्रोलिंग होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। बिल्कुल मैं ये हकीकत है। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है तो बिल्कुल। और लेकिन मैं एक चीज़ से ज़रूर अग्री करूंगी, अवध सर ने बिल्कुल सही बोला, आपकी लाइफ में एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए जिसकी आप बात सुने और फॉलो करें। और दूसरा भाई वो जो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर उन्होंने बात की, इट वाज मैं वहाँ पे समझ गया था। लेकिन मुझे सीरियसली मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट मुझे अच्छा भी लग रहा था उनको, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की थी ना, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि बहुत कुछ फेस किया है हमारे लोगों ने। और बिल्कुल ये भी किया था जहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज की बात की, तो नो डाउट समटाइम्स आपको लैंग्वेज का जो एक बैरियर होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करता है। अभी ये चीज़ जो है ना हमने रिसेंटली अपने टूर में भी जो है वो फील की कि आप अगर फॉर एग्जांपल जा रहे हैं ना, ठीक है ना, वहाँ पर लोग अपनी भाषा में जो मर्जी बोल रहे हैं, आपको उससे वो कोई नहीं है। लेकिन हाँ कहीं पर इवन की अगर हम बात करें, जब एक जगह पर एक जो बंदी थी उन्होंने हिंदी बोलना शुरू कर दी थी। मौसम के साथ थाईलैंड में ऐसा हुआ एक दिन 2-3 जगहों में हवाइयाँ उड़ गई मेरी वहाँ पर। हिंदी नहीं आती और उनको हिंदी सारी समझ में आ रही थी और मौसम वाज लाइक अच्छा मौसम। मैं फिर मैंने कहा भाई बस अब ना जरा संभल के। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ आपको अच्छा लगता है और आपका ना फिर मन चाहता है कि आप उससे बात करें। अच्छा ये पता नहीं, और सीरियसली आप ना नहीं भी किसी को जान रहे होते
ना और आपका दिल कर रहा था अभी से ढेर सारी बातें करें, मजा आता है वो। एनीवे गाइस, अभी नेक्स्ट एपिसोड हम लोग देखेंगे और बहुत मजा आ रहा है ये पॉडकास्ट देखने का, और इसके अलावा भी और काफी सारे पॉडकास्ट है। और मैं एक बात और जो है वो कहना चाहूँगा भाई कि रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक लैंग्वेज ऐसी भी होनी चाहिए जो सारों को समझ लगे। मैं बस यहाँ पर अपने आप को क्लियर करना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई बाकी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सबकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह होनी चाहिए। वो समझ आ रही है कि किस कॉन्टेक्स्ट में तुम बात कर रहे हो। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और अभी नेक्स्ट एपिसोड कल देखेंगे आपके साथ, और इसी के साथ ही मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।